हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज योर टीचर अस्का भट्ट एंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी के बारे में। ठीक है। और आज हमने डिस्कस करना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में और अदर कौन सी स्ट्रेटजीज आती हैं, और हमारे पास कौन कौन सी अप्रोच है जो हम उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा आज पॉइंट है डिस्कस करने वाला है वो है स्ट्रेटजी एनालिसिस। ठीक है। अरे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है वो होती क्या है। बिजनेस के बेसिकली कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान्स, ठीक है, वो बिजनेस की स्ट्रेटजी ही कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस की स्ट्रेटजी है कि उन्होंने नेक्स्ट 5 इयर्स में अपनी प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं उसको 50% से इंक्रीज करना है। ये भी एक बिजनेस की जो है वो एक ऑब्जेक्टिव है, और उसको अकम्प्लिश करने के लिए बिजनेस जो है वो एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेगा कि बिजनेस इस सारी ऑब्जेक्टिव को कौन से प्लानिंग्स के थ्रू अचीव कर सके। ठीक है। कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस लेकर आना भी बिजनेस की स्ट्रेटजी हो सकता है। किसी न्यू प्रोडक्ट की सेल्स को ग्रो करना। आपने इस ईयर में कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है मार्केट में, और आप उसकी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो, मे बी फॉर फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स और मे बी 7 इयर्स। तो उसके लिए भी बिजनेस जो है वो एक स्ट्रेटजी क्रिएट करता है। कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना भी बिजनेस की स्ट्रेटजी हो सकती है, डिफरेंट डेटाबेस के थ्रू या फिर एआई के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू, जहाँ पर बिजनेस को जो है वो उसको अडॉप्ट करने में, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगे, और मेनली जो बिजनेस का मोटिव हो वो यही हो कि उसने कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये भी बिजनेस की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है। या फिर किसी यंग मार्केट को, किसी एक नई ऑडियंस को टारगेट करना, और ये भी हो सकता है। ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट करना, कोई प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनाना। ठीक है। कस्टमर रिटेंशन को इम्प्रूव करना, या फिर सस्टेनेबिलिटी भी। ये सब चीजें जो है वो बिजनेस की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो एक बिजनेस है बेसिकली उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज के साथ ही लिंक करते हैं, और सम टाइम वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के वो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी की कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस राइट की हैं मैंने, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हम सिंपली इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी बिजनेस की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, एग्जांपल्स बता दी, और ये होती क्या है वो बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि बिजनेस की जो स्ट्रेटजीज हैं उन वो बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है वो कौन से 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जो लिखा हुआ है रिसोर्सेज अवेलेबल। देखो बिजनेस ने एक स्ट्रेटजी बना ली है कि उसको कस्टमर की एक सेकंड। ओके। ठीक है। यानी कि ये आपको फर्स्ट पे नजर आ रहा होगा रिसोर्सेज अवेलेबल। बिजनेस ने एक स्ट्रेटजी प्लान कर ली कि उसको क्या करना है। उसको फॉर एग्जांपल इम्प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल उसको कस्टमर सर्विस पे। ठीक है। यानी कि कस्टमर सर्विस प्रॉपरली वो प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि कस्टमर जो है वो उनसे खुश हों और उनकी प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड इंक्रीज हो। और जाहिर सी बात है कि कस्टमर जो है वो मार्केट का किंग होता है। ठीक है। तो इनकी सर्विस को, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास अगर रिसोर्सेज ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल इतने फंड्स, हमारे पास फॉर एग्जांपल इतना फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। ठीक है। हमारे पास जो हमने कोई टेक्नोलॉजी यूज करनी है वो टेक्नोलॉजी जो है वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है। या उसको खरीदने के लिए जो है वो इस कंपनी के पास फाइनेंस नहीं है, या फिर वो जो टेक्नोलॉजी लेकर आना चाह रहे हैं उनके पास देखो रिसोर्सेज जो हैं वो आपकी लेबर या फिर एम्प्लॉयज भी हो सकती है ना। ये चीजें जो हैं वो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी हुई होंगी। तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज ही इस तरह के स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज नहीं है, स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज नहीं है जो कि ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें और कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। तो इट मीन्स कि फिर आपकी ये जो स्ट्रेटजी है वो अनसक्सेसफुल होगी, आप ये बना ही नहीं सकते हो। फिर उसके बाद बिजनेस की स्ट्रेंथ।
जिस भी चीज के अंदर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी स्टडी है, उससे रिलेटेड आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद कंपैरेटिव एनवायरनमेंट, जो भी स्टडी आप लेकर आ रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा हाईली कंपैरेटिव है, इट मीन्स के स्टडी के अनसक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। यानी कि अगर वही सिमिलर काम बाकी लोग भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपसे बेटर तरीके से कर रहे हैं, और अगर आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं है और आपकी बिजनेस की स्ट्रेंथ भी नहीं है वो, तो इट मीन्स कंपेटिटिव इन्वायरमेंट, हाईली कंपेटिटिव इन्वायरमेंट वुड बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू अकम्प्लिश दिस स्टडी। ठीक है। उसके अलावा आपके ऑब्जेक्टिव्स, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उन्होंने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मिनिमम मैक्सिमाइज करना है। तो इट मीन्स कि उनको डिविडेंड जो है वो पे करना पड़ेगा हर ईयर में, और उनको एक अच्छी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि अगर वो इस कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसके लिए तो उनको फाइनेंस की जरूरत है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि शेयर होल्डर की जो डिविडेंड्स हैं, बेसिकली डिविडेंड्स जो हैं वो इन्होंने इंक्रीज करने हैं। ठीक है। तो इट मीन्स के फिर फाइनेंस का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इट मीन्स के फिर बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजीज के कुछ से जो है वो उसको कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो इट मीन्स के ये कुछ ऐसे चार चीजें हैं, कुछ ऐसी चार फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस की स्ट्रेटजी को अनसक्सेसफुल भी बना सकते हैं और सक्सेसफुल भी। ठीक है। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं जिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में। अभी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये क्या चीज है? एनालिसिस ऑफ करंट बिजनेस सिचुएशंस, सेटिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, डिसाइडिंग ऑन बिजनेस स्ट्रेटजीज टू अचीव देम एंड देन इम्प्लीमेंटिंग दोज स्ट्रेटजीज। बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रेटजीज को एनालाइज करना, कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो आप यूज करोगे, कौन सी जो भी आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान है उसको अचीव करने के लिए, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी बहुत सारी अप्रोचेज हैं, स्ट्रेटेजिक चॉइस की बहुत सारी अप्रोचेज हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की बहुत सारी अप्रोचेज हैं। कि अगर हम लोग कोई स्ट्रेटेजीज बना के बैठे हुए हैं तो उसका एनालिसिस किन किन अप्रोच के थ्रू हो सकता है, चॉइस मेकिंग कैसे कैसे हो सकती है, कौन कौन सी अप्रोच यूज की जा सकती है, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट अप्रोच हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो तीन आपकी चीजें हैं ये है आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वो क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसमें इसका मतलब है कि आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, और प्लस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, इनकी कम से कम दो दो और दो अप्रोचेस को यूज करना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की डेफिनेशन लिखोगे, इसकी कोई सी दो अप्रोच के बारे में बताओगे, स्ट्रेटेजिक चॉइस की कोई सी भी पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर इसकी कोई दो अप्रोच के बारे में बताओगे, स्ट्रेटेजिक मैनेज इम्प्लीमेंटेशन लिखोगे, फिर इसकी कोई दो अप्रोच के बारे में आप बताओगे। ठीक है। तो खैर ये तो 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग कैसे अटेंड करते हैं, ये हम लोग आगे आने वाली क्लासेस के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा इसमें टॉपिक है ना, फर्स्ट वाला, वो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। कि आपके पास बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाने के लिए कौन कौन सी अप्रोच है, आप किस तरीके से अपनी बिजनेस की पोजीशन को असेस कर सकते हो। अगर सबसे फर्स्ट पे आपके पास स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है? असेसिंग द करंट पोजीशन ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू इट्स मार्केट कंपेटिटर्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो आपने एक संधि बना ली है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी जो कंपनी है, ठीक है, वो उसकी मार्केट कैसी है, वहां पे जो कंपेटिटर्स है वो कैसे हैं, या वहां का जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कैसा। क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो आपकी सर्जरी के ऊपर अफेक्ट करेंगी, वो इसको सक्सेसफुल भी बना सकती हैं और अनसक्सेसफुल भी बना सकती हैं। ठीक है। तो अगर आपने कोई भी स्ट्रेटजी लेकर आनी है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, आपको अपनी मार्केट के अंदर जो है वो कॉम्पिटिशन देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका बिजनेस है वो इस वक्त स्टैंड कहाँ करता है, कि आपके बिजनेस के पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो ये जो स्ट्रेटजी आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि जी आपने वही स्टार्टिंग वाले ले लेते हैं कि कस्टमर सर्विस इंप्रूव करनी है। ठीक है।
तो उसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस के पास स्ट्रेंथ क्या क्या है, ठीक है, बिजनेस की वीकनेस क्या क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, देन फिर हम लोग उनको रेक्टिफाई करेंगे, वीकनेसेस को और थ्रेट्स को देखेंगे, देन फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये स्ट्रेटजी की जो है इसका, यानी कि उस स्ट्रेटजी को टोटली आपने एनालाइज करना है कि उसके क्या प्रॉस और क्या कॉन्स होंगे आपकी बिजनेस की वीकनेस, स्ट्रेंथ, थ्रेट्स वगैरह के लिहाज से और अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से, यानी कि वो जो स्ट्रेटजी आप बनाने वाले हो उसके लिए आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री के बाहर, आपकी कंपनी के बाहर आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। अगर वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं आपकी सर्विस की पॉसिबिलिटीज के साथ, तो इट मीन्स कि आपकी जो सर्विस है वो सक्सेसफुल हो सकती है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है ना बेसिकली यहाँ पे कुछ बिजनेस सर्विस हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक आपके पास है जी ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, और एक आपके पास होती है रेड ओशन। तो यहाँ पे मैंने ब्लू ओशन को ज्यादा किया हुआ है। अच्छा, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने कोई ऐसी मार्केट सेलेक्ट करनी है जो कि अनकंटेस्टेड है। अनकंटेस्टेड का मतलब ये है कि वहां पे अभी कोई भी कंपटीशन नहीं है, वो मार्केट अभी तक किसी ने चूज नहीं की, किसी को उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में भी पता ही नहीं है, और आप फर्स्ट पर्सन हो जो कि उसको उस इस स्ट्रेटजी को, उस सर्विस को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हो, या उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हो। आपसे पहले वो प्रोडक्ट, वो सर्विस आज तक किसी और कंपनी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है, और लो कॉस्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, इसकी अब कुछ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे आपके पास जो है वो हेल्थ मीडिया है, और इसके अलावा स्टिच फिक्स, बेसिकली ये यूएस की कंपनी है। ये एक फैशन रिटेल कंपनी है, रिटेल इंडस्ट्री के अंदर आती है बेसिकली स्टिच फिक्स। स्टिच फिक्स जो है वो पहली ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही लो कॉस्ट में बहुत ही अच्छे बेटर डिजाइनिंग के जो क्लोथ्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए। बेसिकली इसकी जो सीईओ है वो एक वुमेन है, और उन्होंने आई थिंक 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2019 में उन्होंने एआई के थ्रू जो है वो ये अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस करवाई। उसमें बेसिकली ये है कि कस्टमर अपनी प्रेफरेंसेस और वो ड्रेस जहाँ भी पहनकर जाना चाहता है उसकी, उससे रिलेटेड जो भी मेजरमेंट्स हैं, सब चीज़ें प्रोवाइड करता है, और उनका जो एआई टूल्स हैं उनकी डेटाबेस में, वो खुद से ही कोई ना कोई डिफरेंट यूनिक डिज़ाइन के जो ड्रेसेस हैं वो उनको शो करता है, और उनको रिकमेंड करता है, और वो उस लिहाज से जो है वो एक बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिहाज से वो उसको परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा वो अपनी प्राइस भी वहां पे बताता है कि मिनिमम प्राइस के अंदर वो स्पेसिफिक ड्रेस किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो इट मीन्स कि प्राइस का कंट्रोल भी कस्टमर के हाथ में है, और इसके अलावा उनको एक यूनिक डिजाइन मिल रहा है जो आज से पहले मार्केट के अंदर किसी और ने वो ड्रेस नहीं पहना। अच्छा, इस तरह की कंपनीज हैं जो कि आपको आपके ऑर्डर के ऊपर चीज रेडी करके देती हैं, ठीक है। आप स्पेसिफिक एक ड्रेस रेडी करवा सकते हो, जैसे ब्राइडल जो होती हैं, बहुत जो है ना, बहुत रिच किस्म की जो लड़कियां होती हैं जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा फजूल होता है, तो वो क्या करती हैं कि वो चाहती हैं कि हम जो ब्राइडल ड्रेस पहने, जो एक लहंगा पहने, वो कोई और ना पहने, ठीक है। तो कुछ जो है वो अभी भी बोल सकते हो कि एक स्टेटस सिंबल भी है ये, तो कुछ लोग स्टेटस सिंबल की वजह से भी ऐसा करते हैं। अच्छा, तो वो जो है वो किसी एक डिजाइनर के पास जाते हैं और उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, और डिजाइनर जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे उनको वो ड्रेस रेडी करके देता है। बट ऐसे डिजाइनर ड्रेसेस लाखों के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन स्टिच फिक्स ने प्राइस की सिलेक्शन भी कस्टमर के हाथ में रख दी। अब ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ। अच्छा, ये प्राइस का क्या इसमें है, देखो ना, अगर अगर आप कोई ऐसी ड्रेस बना रहे हो जो आज तक पहले किसी ने बनाई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल यूनिक डिजाइन है, तो इसका तो पैसे जरा लगने चाहिए। यहाँ पे उसने कॉस्ट भी कम की है, तो उसकी कॉस्ट कम कैसे हुई है? उसकी कम ऐसे हुई है क्योंकि उसने कोई हाईली प्रोफेशनल डिजाइनर जो है वो उसने हायर नहीं किया, बल्कि उसने एआई को यूज किया, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से उन्होंने अपनी लो कॉस्ट रखी, जिसकी वजह से वो लो प्राइस कस्टमर को भी दे सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो आपके पास एक और रियल लाइफ एग्जांपल है, मार्वल, ठीक है। अब ये मार्वल बेसिकली 1999 के अंदर ये कंपनी आई, और ये जितने भी आप कार्टून करेक्टर देखते हो ना, ये जो आयरन मैन, स्पाइडर मैन
और ये मुझे वैसे इतने इनके बारे में डिफरेंट वो मेंस के बारे में पता नहीं है। एक्स मैन या स्टोन मैन, आई थिंक स्टोन मैन भी है कोई। तो ये सारे करेक्टर्स जो हैं वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। और ये बहुत ही सस्ती फिल्म बनती है अगर हम इसको दूसरी फिल्मों के साथ कंपेयर करें तो। और ये एक बिल्कुल आप ये बोल सकते हो कि यूनिक चीज है, आज से पहले कभी किसी ने ऐसी मूवीज बनाई नहीं थी। और लोग जो हैं जो कि इससे के साथ काफी ज्यादा इमोशनली अटैच भी थे, यानी कि एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट की गई। ठीक है। और इसके अलावा ये सस्ती भी बनी क्योंकि इसके अंदर आपने किसी भी हीरो को हायर नहीं करना जो आपसे 100 करोड़ रुपए लेगा। ठीक है। तो इसमें सिंपल वो ग्राफिक्स वगैरह या वो जो उनका कॉस्ट्यूम सा होता है वो यूज करते हैं। और इस तरीके से ये लोग फिल्म्स बनाते हैं ये वाली। तो ये काफी ज्यादा कम कॉस्टली भी होती हैं, लेकिन ये पैसा बहुत अर्न करती हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से व्हाट्सएप जो है ना, ये भी आपकी एक ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है। व्हाट्सएप से पहले किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं था इसके बारे में कि जी कोई ऐसी ऐप बननी चाहिए जहाँ पे हम लोग बाहर की कंट्री से लोगों के साथ फ्रीली वीडियो कॉल और मैसेजेस और ये सब चीजें कर सकें। तो लेकिन अब देखें कि व्हाट्सएप जो है वो अब नीड बन चुकी है, लेकिन ये एक चीप भी है। ठीक है। और इसमें बेसिकली ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के अंदर हमने ये देखा है कि जितनी भी कंपनीज हैं वो ऐसी प्रोडक्ट लेके आती हैं, ऐसी सर्विस लेके आती हैं कम कॉस्ट के साथ, कम प्राइस के साथ, जो कि आज से पहले किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, और वो नीड को क्रिएट करती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो रेड ओशन स्ट्रेटजी है ना, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसमें आप अपने एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ दूसरे लोगों के साथ compete कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत नॉर्मल है, हम लोग देखते हैं चॉकलेट्स की बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं, सोप्स की और शैम्पूस की और मतलब ये तो बहुत नॉर्मल है। ठीक है। अच्छा, तो रेड ओशन के अंदर और ब्लू ओशन के अंदर जो है वो मेन डिफरेंस क्या है, ये एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर compete करती है, ये अनकंटेस्टेड मार्केट क्रिएट करती है, ये कंपटीशन बीट करती है, और ये कंपटीशन बनाती है इररेलेवेंट। ठीक है। और ये एक्सप्लॉइट करती है एग्जिस्टिंग डिमांड को, और ये क्रिएट और कैप्चर करती है न्यू डिमांड को। जाहिर सी बात है कि आज से पहले जब आपने एक चीज देखी ही नहीं है, जब वो न्यू कोई चीज लेकर आएंगे, जैसे व्हाट्सएप आया है तो व्हाट्सएप के पीछे पीछे देखो और कितना कुछ आ गया। बिप है एक, बिप करके एक ऐप है, वो भी आई थिंक इस तरीके से ही है, लेकिन फिर भी वो कोई यूज नहीं करता है, तो पता नहीं बिप है या BIP है, वैसे मे बी मैं उसको प्रोनाउंस रॉन्ग कर रही होंगी। और ये है टेलीग्राम है। ठीक है। तो बट फिर भी उसको कोई compete नहीं कर सका। जो लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, बल्कि सब लोग ही व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि एक नया कंपटीशन क्रिएट करती है। चलें जी, इसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट अप्रोच है सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, फ्यूचर पॉसिबल सिचुएशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है। और बिजनेस उसको रिस्पॉन्ड कैसे करे ये देखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने ना एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी हुई है जिससे आपको सिनेरियो प्लानिंग के बारे में ज्यादा बेटर तरीके से पता चल सके। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल है, अ कंपनी ए डिड सिनेरियो एनालिसिस 5 years back and realized that there would be a time when crude would not be available in the future. So they started planning for this scenario and bought a battery manufacturing company 3 years back. ठीक है। यानी कि आपको पता है कि आगे जाके ये सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, आगे जाके ऑयल या आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो कि टोटली चलती ही इस चीज पे है, तो आप क्या करो, आप उसको जो है वो बैटरी सिस्टम के ऊपर चेंज कर लो। या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है कि आपको पता है कि जी आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही ना होने के बराबर होगी, और गर्मी के पास में भी स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो यही हाल है। तो इस वजह से जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि वो मतलब हमारे पास इतने फाइनेंस नहीं है, फंड्स नहीं है इतने कि हम डिफरेंट प्लांट्स बना सकें और ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकें हम उसको इलेक्ट्रिसिटी को। और इसके अलावा हम लोग ज्यादा थर्मल पावर यूज करते हैं, तो एक ये भी रीजन है कि यहाँ पे कोल की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है। तो इस रीजंस की वजह से अब पता है कि कंपनीज को कि आगे जाके हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होने वाली होगी, तो वो क्या करते हैं, वो पहले से ही प्लान कर लेते हैं, अपनी पूरी की पूरी फैक्ट्री, पूरी की पूरी कंपनी को सोलर के ऊपर करवा लो। ठीक है। तो मतलब एक तरह से एक दफा फिक्स कॉस्ट तो आती है, मतलब फिर क्या है कि वो आपको उससे एडवांटेज इतना मिलता है कि ओवर ओवर द ईयर वो स्प्रेड हो जाती है, आप क्या बोलते हैं।
तो एक ये जो है वो आपको इसका बेनिफिट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं जी सिनेरियो प्लानिंग। अच्छा, अब सिनेरियो प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेनिफिट ये होगा कि जो मैनेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे अनसर्टेनिटीज के ऊपर, ठीक है, जो उनके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। और जितना ज़्यादा वो फोकस करेंगे अनसर्टेनिटीज पे, इट मीन्स कि दे विल कम अप विद द ग्रेट स्ट्रेटजी एंड द ग्रेट आइडियाज टू cope with these uncertainties, with these uncertain scenarios, ठीक है, एक ये होगा। दूसरा, मैनेजर्स हैव टू डेवलप अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज टू डील विद डिफरेंट सिनेरियोज, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज क्रिएट की जाएंगी। अच्छा, अगर क्रूड खत्म हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए तो वो क्या किया जा सकता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना हो तो क्या किया जा सकता है, अगर पानी ना हो तो क्या किया जा सकता है, अगर लेबर नहीं होगी तो मशीनरी को कैसे अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट प्लानिंग जो है वो यहाँ पे की जाती है सिनेरियो प्लानिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो मैनेजर्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज करते हैं, और डिफरेंट सिनेरियो से रिलेटेड, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो बनाते हैं। लिमिटेशन जो है वो इनकी ये हो सकती है कि डिफरेंट सिनेरियोज की वजह से मैनेजर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजीज ना बना सके। और दूसरा ये है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन वो जैसे होता है ना, जैसे हमारे साथ भी होता है ओवर थिंक। जैसे हम लोग एक ऐसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दें जो शायद आगे जाके हो भी ना, और हम लोग सोचते रहते हैं यार अगर ये हो गया, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, ठीक है। जैसे एक फियर होता है पेपर से पहले बच्चों के अंदर, कि अगर ये हो गया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी भी है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन फिर भी अंदर एक फियर है और आप ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। और आप उसके लिए फिर क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं, जैसे आप अपनी एग्जांपल ले लो, आप इतने सारे सिनेरियोज जो आपकी जिंदगी में कोई अनसर्टेनिटी आप एक्सपेक्ट करते हो कि आने वाली है, आप इतना ओवर थिंक कर लेते हो, आप इतने कंफ्यूज रहते हो कि आप आज के टाइम पे जो मे भी फोकस करने वाली चीज है आप उसके ऊपर फोकस नहीं करते, मीन्स जो आपने आज स्टडी करनी है वो आप स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो मैनेजर्स के साथ भी यही हाल होता है कि वो फिर जो ऐसी चीजें जिसके ऊपर अब उनको आज फोकस करना चाहिए वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, तो ये चीज भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसी सिनेरियो प्लानिंग, ऐसी चीज के लिए सिनेरियो प्लानिंग कर रहे हो जो कि शॉर्ट टर्म में या हो सकती है, यानी कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सिर्फ कुछ टाइम तक रहेगी और बाद में खत्म हो जाएगी, तो इट मीन्स के फिर इसके ऊपर वक्त जाया करना इज जस्ट लाइक यूजलेस, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो ये सिनेरियो प्लानिंग की कुछ लिमिटेशन है। चलिए जी, आगे आ जाए। तो जी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये भी आपकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की एक अप्रोच है, और ये है स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब स्वॉट एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? स्वॉट यहाँ से आपने देख लिया होगा, स्ट्रेंथ, एज फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने कोई भी प्लानिंग की है अपने बिजनेस का, कोई भी लॉन्ग टर्म गोल सेट किया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यार ये जो मैंने एक गोल सेट किया है या फिर जो ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, पहले ये तो देख लें कि बिजनेस के पास स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, क्या वो उससे मैच करती भी है नहीं। फिर ये भी देख लें कि बिजनेस की वीकनेस कौन कौन सी हैं जो कि इसको रेजिस्ट कर सकती हैं। फिर ये भी देख लें कि अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, बाहर कंपनी के बाहर आपके मार्केट में, ठीक है। और फिर उसमें थ्रेट्स भी कौन कौन सी हैं जरा ये भी देख लें, ठीक है। यानी कि पूरा जो है ना वो एनालिसिस कर लें, तो ये एनालिसिस ही है बेसिकली, कि अगर ये चीज होती है तो स्ट्रेंथ क्या है, अगर ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वीकनेसेस हमारे कंपनी में कौन कौन सी हो सकती हैं, बाहर हमने मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मिल सकती हैं जो इसके साथ हम कंबाइन हो जाएं तो हमारी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हो जाएगी, और थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ के अंदर जो है सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस की स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई स्पेसिफाई करना है कि बिजनेस की स्ट्रेंथ जो है वो है क्या। फिर आपने जो है वो ये चीज भी स्ट्रेंथ के अंदर आती है कि आपका जो बिजनेस है ना, आपकी बिजनेस के पास कौन सी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो आपको दूसरों से अलग बना रही है, ठीक है। आपके पास कौन सी ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स हैं या कुछ यूनिक टेक्निकल स्किल्स हैं जो किसी और के पास नहीं है, ठीक है। या फिर जो आपकी स्ट्रेंथ है वो ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जो आपके कंपेरेटर से अलग है।
अच्छा, अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पास मार्केटिंग एक्सपर्टीज हो जो कि किसी और के पास नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो बिजनेस है उसकी लोकेशन बहुत पोश एरिया के अंदर है जहाँ पे आप मैक्सिमम कस्टमर गेन कर सकते होगे, ठीक है। फिर हो सकता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी या प्रोडक्ट को बनाने वाला जो प्रोसेस है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो ये भी हो सकता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके आपके प्रोडक्ट के अंदर या फिर आपके बिजनेस के अंदर कोई भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करे जो किसी और के पास नहीं है, तो ये आपकी सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो आपके पास वीकनेसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। आप इसी को ही आप उल्टा कर सकते हो, वाइस वर्सा। आपके पास मार्केटिंग एक्सपर्टीज नहीं है तो इट मीन्स कि उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास जो है वो प्रोडक्ट और सर्विस बहुत ज्यादा आम सी है, सबके पास है वो वाली, इट मीन्स कि उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन क्रिएट करना पड़ेगा। बिजनेस की लोकेशन किसी अच्छी जगह पे नहीं है, इट मीन्स किसी अच्छी पोश एरिया में अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है। पुअर क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज हैं तो फिर उसमें यानी कि आपको अपनी लेबर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको आपके प्रोडक्शन मेथड्स भी चेंज करने पड़े, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उस डैमेज रेपुटेशन को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। तो ये सारी वीकनेसेस होंगी। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप जिस प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐप बना रहे हो और वो जो एप्लीकेशन है आजकल बहुत ज्यादा यूज में आ रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो, लेक्चर्स दे सकते हो, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जी अब सब लोग प्रेफर कर रहे हैं, अब फिजिकल ट्यूशंस कम हो चुकी हैं, ऑनलाइन ट्यूशन ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अब क्या है कि आपको पता है आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्यों? क्योंकि जिस मार्केट में आप डील कर रहे हो वो मार्केट बहुत डेवलप हो रही है। तो दिस इज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ, फॉर नॉट फॉर योर सेल्फ, एक्चुअली फॉर योर बिजनेस, ठीक। फिर आपके पास जो है वो ये भी हो सकता है, अच्छा ये जो अपॉर्चुनिटीज है ना ये आपको एक्सटर्नली मिलेंगी, ठीक है। ये नहीं कि आपकी खुद की क्रिएटिविटी नहीं। जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है ना ये इंटरनल है, अपॉर्चुनिटीज जो है ये भी एक्सटर्नल है और थ्रेट्स भी एक्सटर्नल है। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो, किसी न्यू सेगमेंट को देख रहे हो और वहां पे आपके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, या फिर किसी इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो आप, ठीक है। ये भी हो सकता है आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो आपके पास थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। कोई नया मार्केट में कंपेटिटर आ गया, थ्रेट है, ठीक है। प्राइसेस बहुत चल रही है कंपेटिटर के साथ, थ्रेट है, ठीक है। कंपेटिटर्स जो है वो कोई न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आ गया, थ्रेट है। सर्विस लेके आ गया, थ्रेट है, ठीक है। कंपेटिटर्स जो हैं उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं वो ज़्यादा उनको हाईली एक्सेसिबल है, थ्रेट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन जो है वो आपकी प्रोडक्ट के सर्विस के ऊपर चेंज हो गया, यानी कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे थे गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्सेस ज़रा लगाने शुरू कर दिए, आपके लिए थ्रेट है। तो इट मीन्स कि जो भी सब्सिडी हम लोग लेकर आने वाले हैं, मान ले हम लोग कोई प्रोडक्ट ही बनाने वाले हैं, कोई ऐप ही बनाने वाले हैं, उस ऐप को लेके बिजनेस के पास क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। उस ऐप को लेके उस ऐप को रजिस्ट जो करेंगी वो वीकनेसेस बिजनेस में क्या है, उस ऐप को लेके जो अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी वो क्या है, और उस ऐप को लेके जो थ्रेट्स आ रहे होंगे मार्केट के अंदर एक्सटर्नल वो क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी के साथ असेस कर लोगे। अच्छा, अब अगर हम लोग इसकी बात करें स्वॉट के बारे में, तो स्वॉट जो है वो बेसिकली मैनेजर्स को हेल्प कर रही है कि वो अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज को किस तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हैं, वो इसको असेस कर रही है, ठीक है। बिजनेस जो है वो एक कंपैरेटिव मार्केट के अंदर कैसे स्टैंड कर सकता है, उनको अपनी वीकनेस पहले पता चल लेंगी, वो अपनी वीकनेस कम कर सकते हैं, ठीक है।
और थ्रेट्स पहले पता चल जाएंगे तो वो इनको भी किसी न किसी तरीके से अगर वो मॉडिफाई कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। तो जो स्वॉट है ये बहुत ही एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए कोई भी न्यू कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज जो है वो डेवलप करने के लिए स्वॉट एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि स्वॉट तो होना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो स्वॉट एनालिसिस है ना, ये आपके पास ना सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये क्वांटिटेटिव नहीं है। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल वीकनेसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मान लो कि जी हमारे पास ना मार्केटिंग एक्सपर्टीज नहीं है ज्यादा, आपने उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा लगा लिया, प्रोडक्ट भी बना ली, बाद में पता चला कि ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो बिजनेस की लोकेशन थी, आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ले, कोई न्यू डिजाइन क्लोथिंग डिजाइन लेके आ रहे थे, लेकिन वो जो डिजाइन आप लेके आ रहे हो, मान लें कि जहां पर आपकी शॉप है वहां के लोग उसको परचेज ही नहीं करते हैं। ये आपकी वीकनेस है कि आपकी दुकान है ही गलत जगह पे, आप उसको कोहिनूर ले जाओ। ठीक है। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, तो इसलिए मैं कोहिनूर के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर कोई और स्टूडेंट किसी और शहर से देखा तो वो सोच रहा होगा कोहिनूर क्या है, कोहिनूर यहाँ पे एक बहुत पोश एरिया है। ठीक है। कोहिनूर ले गए आप, कोहिनूर में बहुत अच्छे कस्टमर है लेकिन उनको आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, उनको वो डिजाइन पसंद नहीं आया। क्या फायदा हुआ? आपने बिल्डिंग मान लो परचेज कर ली है, या अगर आप रेंट भी दे रहे हो और आप शिफ्ट कर गए हो तो फायदा नहीं है उसका कोई। ठीक है। तो ये एक जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका, स्वॉट का, कि ये ना इसकी जो सब्जेक्टिविटी है ना बेसिकली यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन स्वॉट बेस्ट है मैनेजमेंट को गाइड करने के लिए, फ्यूचर की स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए। ठीक है। ये इन सब चीज़ों के लिए जो है वो स्वॉट बहुत अच्छा है सीनियर मैनेजर्स को बताने के लिए कि उनको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए और उनको कैसे अपनी वीकनेसेस खत्म करनी है और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है, तो उसके लिए ठीक है ये। ठीक है। तो यानी कि इस लिहाज से जो है ये एक बेटर अप्रोच है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो आपके पास है जी पेस्ट एनालिसिस। अच्छा जी, पेस्ट एनालिसिस क्या है? आपने देख लिया बिजनेस। अच्छा, ये तो अगर आप इसको अगर नोट करो ना, ये तो ये आपकी जो जो आपकी होम मार्केट है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हो काफी सालों से ना, एक बहुत लॉन्ग टर्म से आप पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। लेकिन अगर आपने ना किसी नई जगह पे जाना है, मतलब जो फॉरेन मार्केट्स है, ठीक है, फॉरेन मार्केट्स हैं, वहां पे ये सब ये अच्छा है, बेस्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप ना बेसिकली देख क्या रहे होते हो, इसके अंदर आपकी जो है वो कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स, कुछ इकोनॉमिक, कुछ सोशल, कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ रहे होते हैं। और ये सब चीजें वहां पे काम आती हैं जहाँ पे आपकी मार्केट है नहीं या किसी और मार्केट में जा रहे हो। उसके लिए फिर आपको वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, वहाँ पे आपको उनकी इकोनॉमिक चीजें, इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। ठीक है। आपको वहाँ पे जो है जी वहाँ पे उनके सोशल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, फिर आपको वहाँ पे उनके टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर केस स्टडी में अगर किसी कंपनी के बारे में क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन के अंदर आ, वो कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो किसी और मार्केट में लेके जाना चाह रहे हैं और उसके लिए आपको स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की कोई सी भी मान लो स्वॉट के बारे में पूछा हुआ, स्पॉट स्पेसिफाई कर दिया कि क्या यही बेस्ट है, तो कोशिश करो कि जब आप अपनी वो दें, अपना व्यू दें, तो उसमें आप पेस्ट के बारे में बात करें कि पेस्ट बेस्ट है और पेस्ट ही बेस्ट है, क्योंकि उसने न्यू मार्केट में जाना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, स्वॉट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप न्यू मार्केट में जा रहे हो तो वहां पे आपने अपनी बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस और ये सब चीजें देखनी है। बट जो एक आप कह सकते हो कि जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा ना फिर आपका किसी न्यू मार्केट में जाने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में, टेस्ट सबसे पहला स्टेप होगा, स्वॉट दूसरा स्टेप होगा। पर अगर आप अपनी मार्केट में हो या किसी ऐसी मार्केट में, जरूरी नहीं अपनी मार्केट में, मतलब मान लो किसी और मार्केट में ही हो लेकिन वहां पे आप बहुत सालों से डील कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप पेस्ट एनालिसिस कर चुके होगे और काफी टाइम से कर रहे होगे अगेन एंड अगेन, तो उसके लिए फिर स्वॉट ठीक है, मतलब स्वॉट सेकंड स्टेप बन जाए,
फर्स्ट स्टेप बन जाएगा, सेकंड स्टेप बच जाएगा। जो भी आप आगे पीछे करके इसको एक तरह से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तब तो पेस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सो मेनी इयर्स, स्वॉट वुड बी मोर बेटर। ठीक है। बट पेस्ट का एक ये भी है प्रॉब्लम कि आपको ना टाइम टू टाइम करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर्स भी जनरेट होते रहते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी होते रहते हैं, सोशल भी और टेक्नोलॉजिकल भी। डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे पेस्ट को बार बार देखना पड़ेगा। अच्छा जी, तो हम लोग पेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पेस्ट के अंदर सबसे पहले जी आपके आ गए हैं पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है। अच्छा, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं? अगर आप किसी न्यू मार्केट में जा रहे हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, तो अगर कोई भी बाहर की कंपनी है और उस मान लें कि अब यहाँ पे आप देखो कि जरा मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, बाहर की कंपनीज ना यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और ये भी आपने सुना होगा, ये जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो कि बाहर के लोगों को अपनी प्रोवाइड कर रही होती है सर्विसेज, तो वो लोग भी जो हैं वो काफी कम पाकिस्तान को ट्रस्टेबल समझते हैं। तो उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये है कि जी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना वो स्टेबल नहीं है। तो अगर आप किसी भी जगह पर जा रहे हो अपनी प्रोडक्ट को लेके किसी दूसरी मार्केट में, तो वहां पे आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है, वहां की गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है। ठीक है। फिर इसके अलावा आपको कुछ लीगल चेंजेस भी देखने पड़ते हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या लगते हैं। अब दूसरी कंट्रीज जो है ना वो इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज्यादा ना स्ट्रिक्ट है, यानी कि वहां पे आप इन्वायरमेंट डैमेज नहीं कर सकते। यहाँ पे तो कोई इतने रूल्स नहीं है, बाकी कंट्रीज में बहुत रूल्स हैं। और अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होगी, तो आपके आपके ऊपर बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस भी लग सकती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। और फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से आपको कुछ पोल्यूशन परमिट्स भी लेने पड़ते हैं, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा से पैसा खर्च होता है। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लॉज कैसे हैं? यहाँ पे तो आपको पता ही है, बच्चों से काम करवा लेते हैं, कम वेजेस दे देते हैं, अपनी कोस्ट पे जा देते हैं फैक्ट्रियों वाले, कंपनियों वाले। लेकिन दूसरी कंट्री में जाना है तो वहां पर देखना पड़ेगा कि वहां पे कैसे लॉज हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो अगर वहां पे चाइल्ड लेबर बैन है, और वहां पे अगर एक कोई वेजेस गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिनिमम वेजेस सेट किए हुए हैं, तो आपको वो देने पड़ेंगे। फिर आप उसमें अपनी कॉस्ट कम नहीं कर सकते। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपने किसी फॉरेन मार्केट में जाना है और वहां पे आप देख रहे हो कि आपको वेजेस तो लेबर को ज्यादा देने पड़ेंगे, तो फिर ये चीज जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, ये आपने अपने ना एएस के अंदर पढ़ा हुआ होगा, बल्कि ये ए लेवल के अंदर है, टॉपिक नंबर 1 के अंदर ही, ए लेवल के अंदर ही A2 में ये टॉपिक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जो हैं दूसरी कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपकी प्रोडक्ट की वजह से अगर कंज्यूमर जो है उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो फिर उसको जो है वो फिर आपको कुछ ना कुछ आपको पेनल्टीज लगेंगी, कोई ना कोई आपको जो है वो आपके ऊपर आपको सू भी किया जा सकता है बाय कस्टमर। ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम होंगी, तो ये भी देखना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, ये आपकी केस स्टडीज के अंदर जब पेस्ट के बारे में लिखा हुआ होता है ना, तो वहाँ पे वो लिखा भी हुआ होता है कि जी कंपनी ये फलां कंट्री में जा रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, ये है वो है। तो हम फिर उस एक पॉइंट को लेके वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि हाँ इस कंट्री में जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा है। इट मीन्स कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोगों की फिर हो सकता है कि सैलरीज भी होंगी अच्छी, और वो चीज़ को अवेल भी कर सकते होंगे। ठीक है। फिर इसके अलावा एक्सचेंज रेट स्टेबल है या नहीं है, ये चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होंगी। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है जिस कंट्री में आप जा रहे हो, ठीक है, वो कंट्री जो है वो उसके फ्री ट्रेड एरियाज कौन कौन से हैं? यानी कि देखो ना, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लेके जानी है किसी मार्केट में, न्यू मार्केट में, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो आपको किसी और तीसरी कंट्री से मंगवाना है। ठीक है। अगर जिस कंट्री में आप डील कर रहे हो वो उस स्पेसिफिक कंपनी जहां से आपने वो रॉ मटेरियल मंगवाना है,
उससे वो फ्री ट्रेड कर रही होगी तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये भी है। टैक्स रेट्स भी देखने हैं और ये भी देखना है कि चेंज कितना होते हैं। जैसे हमारे तो खैर हर हर 6 महीने बाद, बल्कि 6 महीने क्या, हर महीने आप जाके चीज पूछें कितने की है, प्राइस चेंज हुई होती है, तो कितने जल्दी चेंज हो रहे हैं टैक्स रेट्स। ये भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कैसे हैं, क्योंकि आपको वहां से हो सकता है बैंक से लोन भी लेना पड़े। ठीक है, फिर वहां पे इन्फ्लेशन रेट कैसा है। ठीक है, और वहां पे जो मोस्टली बिजनेस साइकिल है उनकी स्टेज क्या होती है। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली बिजनेस बेचारे या तो सर्वाइवल में होते हैं या रिसेशन में होते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ में तो बेचारे कम ही होते हैं। तो बाकी की कंट्रीज में फिर ये भी देखना पड़ेगा कि बिजनेस साइकिल ज्यादा चलता कौन सा है वहां पे, और वहां पे इन्फ्लेशन रेट क्या है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो कुछ आपके सोशल फैक्टर भी होंगे। सोशल फैक्टर में आपका लाइफस्टाइल ट्रेंड आ जाएगा, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो साड़ियाँ लेके जो है वो आप जाएं, मतलब साड़ियाँ अगर आप पाकिस्तान के अंदर सेल करें तो उसकी सेल उतनी नहीं होगी, लेकिन वो इंडिया में बहुत ज्यादा होगी, बंगाल में बहुत ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा नहीं है, हम लोग पहनते ही नहीं है साड़ियाँ, हमारे यहाँ पे लड़कियां घर में शलवार कमीज पहन। ठीक है, तो ये है। और ये भी देखना पड़ेगा कि जिस जगह आप जा रहे हो, जिस भी मार्केट में आप डील कर रहे हो, वहाँ की जो है वो डेमोग्राफिक चेंजेस कौन कौन से हैं। मतलब वहाँ पे यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर एजिंग। अगर आपकी प्रोडक्ट एजिंग पॉपुलेशन के लिए है, कोई आप क्रीम लेके जा रहे हो जी वहाँ पे, जो कि आपके फेस से वो जो क्या उसको बोलते हैं, रिंकल्स, रिंकल्स को जो है वो ठीक करती है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है आपके लिए फिर ये सोशल फैक्टर। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे यंग लोग ज्यादा हैं तो फिर ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पर कोई भी ऐसा फैक्टर तो नहीं है रिलीजन की तरफ से जो बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डोमिनेट करता हो। ये भी एक चीज है। ठीक है, वहां पे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, वहां पे लेबर की स्किल्स कैसी हैं, क्योंकि देखो एट द एंड आपने लेबर तो वहीं से लेने हैं। अगर जिस जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उससे रिलेटेड स्किल्स वाले लेबर आपको वहां नहीं मिल रहे हैं, तो फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगी, यहाँ से थोड़ी लेके जाओगे इतने लेबर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, वुमेन और मेन का क्या रोल है सोसाइटी में, ये चीज भी इम्पैक्ट करेगी। फिर इसके अलावा जो है, अच्छा ये मैं आपको डिफरेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ये आप यहाँ से खुद देख सकते हो। ये मैं आपको यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना, ठीक है, इसलिए ये नहीं मैं आपको बता रही, बट मे भी कुछ इसमें से हों भी, लेकिन मैं आपको अलग से बता रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है वो लेबर की मोबिलिटी कैसी है, लेबर इमोबाइल है या फिर मोबाइल है, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे पाकिस्तानी है तो वो बेचारे ऐसे हैं कि उनको जहाँ भी किसी और शहर में भी अगर अच्छे पैसों पे जॉब मिल रही हो तो वो चले जाते हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ पे लेबर मोबाइल है, लेकिन अगर बाहर की कंट्री में लेबर मोबाइल नहीं है तो प्रॉब्लम है फिर आपके लिए। और वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो कितनी बोली जाती है। तो देखो ना, हमने एट द एंड कंज्यूमर्स के साथ जो इंटरेक्ट करना है ना वो लैंग्वेज के थ्रू करना है। ठीक है, वो चाहे कस्टमर सर्विस के थ्रू हो, या फिर अगर कोई डायरेक्टली कंज्यूमर आपके पास कोई चीज़ आपसे परचेज कर रहा है, तो वहाँ पे फिर आपके लेबर भी जो है वो फिर एम्प्लॉयज भी वो वैसे होने चाहिए जिनको फिर वो जुबान आती हो। लेकिन अगर एक कंट्री के अंदर 10 लैंग्वेज बोली जा रही हैं और 10 लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपके पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर उनके साथ इंटरेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ जा सकती है। टेक्नोलॉजी जो है वहां पर उस प्रोडक्ट को चीप बना रही है या फिर एक्सपेंसिव बना रही है, एक ये चीज आ सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च के ऊपर कितनी स्पेंडिंग करती है, क्योंकि गवर्नमेंट अक्सर जब भी आपने कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट बनानी हो ना तो उसकी रिसर्च के लिए आपको पैसे ग्रांट्स देती है। तो वहाँ की गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, कितना स्पेंड करती है रिसर्च इस पे, अगर वो ज्यादा स्पेंड करती है इट मीन्स आपके लिए यूजफुल हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस उसकी स्पीड जो है उस वो कितनी है। ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपने सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग आपने बेसिकली वहाँ पे करनी है। तो अगर लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है ज़्यादा, तो कैसे आप एडवर्टाइजमेंट करोगे अपनी। ठीक है। अच्छा,
फिर इसके बाद जो है वो टेक्नोलॉजिकल चीज़ों की ऑब्सोलेंस कितनी है, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से वहां पे आती है और कितनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर वहां पे हर महीने बाद मशीनरी चेंज हो रही है, यानी कि जिस मशीनरी के थ्रू आप प्रोडक्ट बना रहे हो, हर महीने बोल रही हूँ, हर साल के बाद चेंज हो रही है। आपने अभी परचेज की, 1 साल के बाद कोई और मशीनरी आ गई, फिर 1 साल के बाद कोई और मशीनरी आ गई, और आपको हर बार वो परचेज करनी पड़ रही है, तो आपके लिए डिफिकल्ट है। और आपको परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अगर कंपैरेटिव रहना है ना, तो आपको वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे मार्केट चल रही है, वरना फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर आप अपनी कॉस्ट कवर नहीं कर सकोगे। दूसरी कंपनीज अच्छी मशीनरी यूज कर रही होंगी, वो ज़्यादा प्रोडक्ट आउटपुट निकाल रही होंगी, ज़्यादा अच्छी स्पीड के साथ और ज़्यादा वेरिएशंस के साथ, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे होगे, तो इट मीन्स कि फिर आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो इनोवेशंस की कंज्यूमर्स की नज़र में इंपॉर्टेंस क्या है, लोग अट्रैक्ट ही होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आएंगी। तो ये आपका पेस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। पेस्ट की हम थोड़ी सी ना इवेल्युएशन कर लेते हैं। अच्छा, अब जो पेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि ये फॉरेन कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है। पेस्ट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बिजनेस स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप एक बहुत ही वाइडर इन्वायरमेंट को देख रहे हो। स्वॉट के अंदर आप सिर्फ अपनी कंपनी को देख रहे हो, यहाँ पे आप एक मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देख रहे हो। ठीक है, तो इससे आपकी बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि पेस्ट को आपको बार बार अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशंस भी चेंज होती रहेंगी, इकोनॉमिकल भी, सोशल भी और टेक्नोलॉजिकल भी। तो इसको बार बार इसके ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। तो एक ये भी इसका प्रॉब्लम है कि ये कुछ एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा आपका। अच्छा, चलें जी, अब हमारी जो है वो कोर कॉम्पिटेंसीज, डिसीजन ट्री, फोर्स फील्ड एनालिसिस, एंसॉफ मैट्रिक्स, और शायद कोई और नाम भी जो मैं लेना भूल गई हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी रह गई हैं। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, कोर कॉम्पिटेंसीज, और इसके अलावा एंसॉफ मैट्रिक्स और डिसीजन ट्री, और इसके अलावा फोर्स फील्ड एनालिसिस। तो ये हमारी कुछ अ, रह गई हैं बेसिकली। ये फिर जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।